हे गाइस, दिस नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.2। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हालांकि जो हमारा अपलोड का टाइम है वो 11 बजे रहेगा। तो इस सीरीज का जो उद्देश्य है यूटेट की बेसिक मैथ्स का, क्योंकि यूटेट का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब रह रहा है पिछले कुछ सालों से। तो कोशिश करते हैं कि उस रिजल्ट को इम्प्रूव करने की। जो मैथ्स के अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट हैं उसके लिए भी हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज बना रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी एक बहुत अच्छी दिशा में हो सके और आप इस बार यूटेट अपना क्वालिफाई कर सकें। तो जो आज की क्लास है, आज की क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर पेपर है वही हम लोग कर रहे हैं। 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर हमको करने हैं। अभी हम 2015 का आज शुरू कर रहे हैं। 2013 और 2014 का हम आपको मैं करवा चुका हूं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम 2015 के करीब 7-8 क्वेश्चंस करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस से ही मैं फिलहाल आपको ये शुरुआत मैंने करी है। जब हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद, मतलब जब हम प्रैक्टिस करेंगे अदर देन PYQ, देन हम लोग लाइव आपके साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। तद अनुसार यदि उसने उनसे 143 रुपए लाभ प्राप्त किया तो उसके खरीदे संतरों की संख्या क्या होगी? अ मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट 3 फॉर रुपीज 5 एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर रुपीज 12, दस ही गेन्ड रुपीज 143 इन ऑल। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बॉट आर। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या हमको एक्स एज्यूम करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब वो टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चंस में एक्स एज्यूम करने बैठे। क्वेश्चन और भी तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, राइट। अब देखो इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। मतलब जितने आर्टिकल का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उतने ही आर्टिकल का हमारे पास सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप खरीद रहे हैं बनानास और आप सेल कर रहे हैं ऑरेंजेस तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। सिमिलरली अगर आपने परचेस किए हैं 12 बनानास और आप बेच रहे हैं 6 बनाना, तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट कर सकते। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए उन दोनों को डेटा को मिक्स करके हमको किसी एक का डेटा चाहिए होगा। यानी या तो हमें 6 बनाना का कॉस्ट प्राइस और 6 बनाना का सेलिंग प्राइस चाहिए होगा, या 12 का ही चाहिए होगा तो 1 का चाहिए होगा। मतलब कोई एक आइडेंटिटी की जरूरत हमको यहाँ पे पड़ने वाली है। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही बिल्कुल करेंगे। तो आपसे बोला गया है कि 3 संतरे यानी 3 ऑरेंजेस, इसको मैं ऑरेंजेस को संतरे लिख देता हूँ कि O से 30 बनने का चांस है। ठीक है, 3 संतरे जो हैं, ठीक है, 3 संतरे आपने 5 रुपीज के सेल किए, परचेस किए, उसने CP हो गया ये। और SP हमसे क्या कह रहा है कि 5 संतरे 5 ऑरेंजेस उसने कितने रुपए के? 12 रुपीज के सेल किए, राइट। ये हमारे पास CP का दे रखा है और हमारे पास SP का डेटा गिवन है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें इनको बैलेंस करना है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हम करेंगे तो 5 3 15 ऑरेंजेस हो जाएगा। तो 15 ऑरेंजेस आपका हो गया कितने रुपए के? 5 5 25 रुपीज के। ठीक हो गया। फिर 5 3 15 ऑरेंजेस कितने का हो गया आपका? 12 3 36 रुपीज का हो गया। यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 25 रुपीज हो गया, जो सेलिंग प्राइस हो गया वो आपका 36 रुपीज हो गया। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में हम देखते हैं तो जो हमें फायदा हो रहा है वो कितने रुपीज का हो रहा है? 11 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? एक्चुअली प्रॉफिट हमको 143 रुपीज दे रखा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि 11 रुपीज हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 143 है। आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमने क्या एज्यूम किया था? 15 एज्यूम किया था। तो अगर 11 की वैल्यू 143 है तो 15 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। दैट इज 143 अपॉन 11 इंटू 15। अगर आप इसको 11 से कट करेंगे तो ये 13 टाइम्स कट जाएगा। 13 इंटू 15 करने का आपको मैं बेहतरीन तरीका बताता हूं। अगर दो ऐसे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है जिन दो नंबर के बीच में केवल एक नंबर का गैप है, यानी ऑल्टरनेटिव नंबर्स है, तो उसमें जो बीच वाला नंबर है जो मिसिंग है उसका स्क्वायर करके 1 माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 13 इंटू 15 आपको करना है तो बीच में 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 195। दैट इज योर आंसर। आप चाहें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर C जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि एक वृत्त की परिधि 50% घटाई जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कितना घटेगा? If the circumference of a circle decreased by 50%, then the area of the circle is decreased by। अब हमें क्या करना है, वृत्त की परिधि, मतलब बेसिकली हमें सबसे पहले फॉर्मूले आने चाहिए। जो रेडियस होता है हम उसको r बोलते हैं, फिर आपका परिधि 2πr होती है और जो क्षेत्रफल होता है वो πr स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना आप कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप r की फॉर्मेट में करेंगे ना तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आर की फॉर्मेट में आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है भाई, क्योंकि फिर आर फिर माइनस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं। आप 10 भी एज्यूम, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं 50 एज्यूम कर ले रहा हूँ। अगर रेडियस हमारा 50 है तो हमारा 2πr क्या हो जाएगा? 50 2 सा 100 पाई हो जाएगा,
सरकमफेरेंस यानी कि उसकी परिधि पूरी, राइट। फिर उसके बाद पाई आर स्क्वायर हमसे बोला गया है, तो पाई आर स्क्वायर का क्या मतलब है, पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर कितना है 50 इंटू 50 यानी 2500, यानी कि जो एरिया है पहले कंडीशन में वो 2500 पाई हो जाएगा। क्लियर है, पहले रेडियस 50 हो गई, उसका फिर सरकमफेरेंस 100 पाई हो गया और जो एरिया हो गया 2500 पाई हो गया। अब आपसे क्या बोला गया है कि अगर आप परिधि को यानी सरकमफेरेंस को 50% कम कर दें, 50% कम करने का मतलब है आप आधा कर दें, तो अगर इस समय सरकमफेरेंस 100 पाई है तो नई कंडीशन में जो 2 पाई आर होगा वो कितना हो जाएगा, 100 पाई डिवाइड बाई 2 होगा, दैट इज 50 पाई। कितना हो जाएगा 50 पाई। अब अगर आप 2 पाई आर की वैल्यू 50 पाई है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगी। क्लियर है इतना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो आर की वैल्यू हो जाएगी वो 25 हो जाएगी। अगर आर की वैल्यू 25 है तो अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 625 पाई 625 पाई। पहले जो आपका एरिया था वो था 2500 पाई, अब जो एरिया है वो है 625 पाई। ठीक है, तो आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2500 में से अगर हम 625 कितना कम हुआ है, तो पाई का तो कोई रोल है नहीं यहाँ पे बेसिकली, तो आपको पहले 2500 में से 2500 माइनस 625 अपॉन 2500 इंटू 100 आपको करना होगा। ठीक है, तो जब आप 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, जब आप 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, फिर आपका है 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, तो 8 यहाँ पे हो जाएगा 8, 1875 आ जाएगा, 1875 अपॉन 25 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। 25 से इसको आप डायरेक्टली कट करेंगे तो 25 6 जा 150, 25 7 जा 175 हो गया, राइट, और फिर हो जाएगा आपका 25 5 जा 125, तो 75% ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लें जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर इस क्वेश्चन को हम आर की फॉर्म में कर रहे होते, आर की वैल्यू कुछ एज्यूम नहीं करते, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होने की पूरी संभावना थी। ठीक हो गया, बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक निश्चित धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर क्या है। द रेशियो ऑफ अमाउंट्स फॉर 3 years and 2 years एट द फिक्स रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट इज 21:20, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। अब देखिए इन क्वेश्चंस में ना एक छोटा सा इशू होता है, मतलब इशू क्या है कि 3 वर्ष दे रखा है, अगर यहाँ पे हमें 3 वर्ष नहीं दिया हुआ होता तो क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे। हालांकि जो मेथड में भी आपको बताऊंगा वो भी हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे सीआई का, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले हम 3 साल की बात करते हैं, तो 3 साल के लिए जो हमें मिश्रधन निकलता है, हमारा जो अमाउंट निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। सिमिलरली 2 साल के लिए क्या होगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये अमाउंट है, ये एक अमाउंट है, इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 21/20। देखो कितना आसान क्वेश्चन हमने कर दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 के स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार से 1 बार कट जाएगा, बचेगा 1 बार। यानी सिंपली हमें यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 की जो वैल्यू है वो मिल गई 21/20। ठीक हो गया, तो आर अपॉन 100 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, 21/20 माइनस का 1। ठीक है, तो आर अपॉन 100 की पावर जो की वैल्यू जो होगी वो होगी 21 माइनस 20, कितना हो जाएगा 1, 1/20, राइट, क्योंकि आप इसमें एलसीएम लेंगे 1 तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो आर की वैल्यू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100/20, 25 is 100, 5% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें टाइम, मतलब अगर हम शॉर्टकट से करेंगे ना, जो हमारा वाला मेथड है कि हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसीलिए हर मेथड हमको आना चाहिए, जहां पे जो मेथड एप्लीकेबल हो रहा है, जहां पे जिस मेथड से इजीली क्वेश्चन आ जा रहा है उस मेथड को वहां पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक 9 अंक है, यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर फर्स्ट 3 टेस्ट आर n। इफ शी obtained 20 marks more than last average marks in her fourth test, the average marks of first 4 tests are। ठीक है, पहले 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n अंक है,
पहले 3 परीक्षणों में, ठीक। तो मान लेते हैं पहले परीक्षण की कुछ वैल्यू रही होगी, फिर दूसरे परीक्षण की कुछ वैल्यू रही होगी, फिर तीसरे परीक्षण की कुछ वैल्यू रही होगी, फिर इसका एवरेज निकालने के लिए हमने इसको 3 से डिवाइड किया होगा, फिर जाके जो वैल्यू आई होगी वो ni होगी। क्लियर हो गया? यानी जो पहला परीक्षण रहा होगा, जो दूसरा परीक्षण रहा होगा, जो तीसरा परीक्षण रहा होगा, उसका जो योग होगा वो हो जाएगा आपका 3n। कितना हो जाएगा? 3n। समझ में आ गया? यदि वो अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब जो चौथा परीक्षण है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई थी, तो जो फोर्थ है उसकी वैल्यू हमको दी हुई है कि जो चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20, मतलब जो पिछली बार एवरेज था ना उससे 20 नंबर ज्यादा मिले हैं इस बार। फोर्थ की वैल्यू आपको गिवन है, आपके पास 4 की वैल्यू गिवन है, आपके पास 1 2 3 का एडिशन गिवन है। आपको अब इन चारों का एवरेज निकालना है, तो चारों का एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा और अपॉन कर देंगे आप 4। ठीक हो गया? तो पहला दूसरा तीसरा का जो एडिशन है वो 3n आपको दे रखा है, प्लस चौथे का जो नंबर है वो आपको n+20 दे रखा है और आपको डिवाइड बाई 4 करना है। 3n + n आपका हो जाएगा 4n + 20 अपॉन 4, राइट। 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n + 4 5 = 20 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा हमारा n + 5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी को एवरेज में प्रॉब्लम है तो मैंने एवरेज को बहुत डीप में पढ़ा रखा है और वहां जाके आप पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी मेन टॉपिक्स के लिंक्स दिए हुए हैं। हालांकि जब मैं यूटेट के लिए भी, जब प्रीवियस PYQ हमारे खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करवाऊंगा, बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, 4 वर्ष पूर्व नेहा तथा हिना की औसत आयु 35 वर्ष थी, जूली के साथ वर्तमान औसत आयु 34 वर्ष है, 4 वर्ष पश्चात जूली की आयु क्या होगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 years ago the average age of Neha and Hina was 35 years, with Julie the average present age is 34 years। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बोल रखा है कि जो नेहा प्लस हिना की जो एवरेज एज है ना, यानी बाई 2 करेंगे तो वो है 35 साल, 35 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ये 4 साल पहले की बात कर रहा है, 4 ईयर बिफोर की बात की जा रही है। ठीक है, तो नेहा प्लस हिना अपॉन 2 = 35 है, यानी नेहा प्लस हिना की जो 4 साल पहले एज का सम था, जो योग था वो था 35 2 = 70, 35 दूनी 70। ठीक है, 4 साल पहले। तो नेहा और हिना की प्रेजेंट एज क्या होगी भाई? 70 था, नेहा के भी 4 साल जुड़ेंगे, हिना के भी 4 साल जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 8 साल। यानी इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो 78 ईयर हो जाएगी, 78 साल हो जाएगी। ठीक हो गया? अब जूली के साथ वर्तमान औसत आयु, मतलब अब तीनों को आपको जोड़ना है, नेहा प्लस हिना प्लस जूली, इन तीनों को आपने जोड़ा, इनका औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड किया और आपका आ रहा है 34, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भाई नेहा प्लस हिना का वैल्यू तो आपको पता है कितना है, 78 है, प्लस जूली इज इक्वल टू 3 4 = 12, कैरी 1, 3 3 = 9 और 1 10, 102। ठीक हो गया? तो जूली की जो वर्तमान आयु है वो आ जाएगी 102 माइनस 78 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, यहाँ पे बचेगा आपका 9 7 8 9, यानी 24 ईयर। जूली की जो प्रेजेंट एज है वो 24 साल आ गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 4 वर्ष पश्चात जूली की आयु क्या होगी, यानी 24 में आप 4 का एडिशन करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 28 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, जनरली हमारे दिमाग में एग्जाम का प्रेशर होता है एग्जाम देते टाइम पे, तो जो हमारा आंसर आता है बेसिकली वैल्यू, हम वहीं पे टिक करके आ जाता है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 28 ईयर्स। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या है? If numerator and denominator of a fraction are increased by 20% and 25% respectively, the resultant fraction is 3/5, then original fraction is। क्या बोला गया है? भिन्न का अंश है ना, कोई भी एक नंबर है x/y मान लेते हैं, उसका अंश का क्या मतलब है, यानी ऊपर न्यूमरेटर इसको 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाने का क्या मतलब है कि इसका 120% निकाला, यानी 120 कर दीजिए डायरेक्टली, अपॉन 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा आपका, है ना। y इंटू इसको 25% बढ़ाया, तो जो आपका नंबर है ना वो 3/5 हो गया। ठीक हो गया? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5 इंटू 125/120। ठीक हो गया? 5 से इसको कट करेंगे, 5 2 = 10, राइट, 5 2 = 10 हो गया, 5 5 = 25 हो गया। ठीक, अब 3 4 = 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 5 5 = 25, 5 8 = 40, तो x/y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 5/8, राइट। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा।
राइट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, राइट। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आर त्रिज्या के अर्धवृत्त में स्थित किसी त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है? मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लाइंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। ध्यान से समझिएगा, अर्धवृत्त मतलब पूरा वृत्त और उसको हमने आधा कर दिया कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसका जो रेडियस है वो आर है। थोड़ा सा मैं आपको एक बड़ा सर्कल बना के दिखाता हूं, ठीक है। एंड कोशिश करते हैं कि जो है ये एक नॉर्मल सर्किल में कन्वर्ट हो जाए एआई की हेल्प से। शायद हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे ये एक हमारा क्या बना, एक पूरा सर्किल बना, लेकिन हमें तो आधा सर्किल चाहिए। ये हो गया हमारा आधा सर्किल, ठीक है, आधा सर्किल हो गया ये। तो उसके बाद आधा सर्किल अगर ये है तो आपको क्या करना है, आपको एक इसमें ट्रायंगल बनाना है और इस ट्रायंगल का अधिकतम एरिया क्या हो सकता है, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ये बताना है। अब ध्यान देना, ये आपका क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर से लेके यहां तक आर हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक 2r हो जाएगा, और यहां से यहां तक भी एक रेडियस ही है, ये भी r हो जाएगा। भाई ये भी तो रेडियस त्रिज्या ही तो, यहां से यहां तक भी त्रिज्या है, यहां से यहां तक भी त्रिज्या है। और एक ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा आधार 2r है और हाइट आपकी r हो गई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इंटू r होता है आपका r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा। ठीक हो गया, समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइएगा जरूर कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है। अब आपके सामने एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में आपको आज जो लोग क्लास देख रहे हैं रेगुलर, क्योंकि क्लास लाइव नहीं हो रही है, ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो ये क्वेश्चन में आपको आज होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आया है, और बाकी मैं कल इसका आंसर आपको वेरीफाई करूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहा है। सिर्फ 15 से 16 मिनट की आज क्लास हुई है, ज्यादा लंबी क्लास में नहीं ले पाया हूं, है ना। तो क्वेश्चन किए हमने 7-8 क्वेश्चन हमने 7-8 क्वेश्चन हमने अप्रोक्सीमेटली किए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली अभी बैठ के सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, और जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ध्यान रखिएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसका वर्गमूल भी निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है, और कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जैसे करते हैं वैसे करिए। 0.75 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 1 में से इसको माइनस करिए, है ना। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो, जैसे मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा हिंट दे दे रहा हूं। 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 हो गया, नीचे 1 में से आप 0.75 माइनस करोगे, पॉइंट का 25 बचेगा, ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अब मैंने आपको बता दिया है, आगे मैं नहीं बता रहा हूं, आगे सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। तो आज की क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चन करा पा रहा हूं, कल फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा अगेन 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और यूटेट की क्लासेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर इन चीजों को पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार रिजल्ट हमको चाहिए, है ना। स्पेशली चाहे बायो वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, जो भी है, और आपके लिए यूटेट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस सीरीज हम बना रहे हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको उससे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। इस आंसर क्वेश्चन के आंसर का मैं आपका इंतजार कर रहा हूं नीचे कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।